नेक्स्ट हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है कैट्स, कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का मतलब क्या है? जो ऑडिट हम करते हैं उसको कंप्यूटर की हेल्प से करना। इस बहुत सारे आज के टाइम में मीन्स ऑडिट होते ही ऐसे हैं। हम बोलें कि कोई मैनुअल ऑडिट होते हैं, मैनुअल कुछ नहीं होते, सारा डाटा कंप्यूटर्स में एंट्रीज होती हैं क्योंकि अकाउंट्स आपका सारा कंप्यूटर्स में बना होता है। उन्हीं को ही चेक करके आपका ऑडिट हो जाता है। ऑडिट के लिए सॉफ्टवेयर कहता है हमारे पास कौन कौन से होते हैं। जब हम कंप्यूटर बेस पे काम करते हैं, मान लो कंप्यूटर की एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं? सॉफ्टवेयर मार्केट में हमें 2-3 प्रकार के मिल जाते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर उन्होंने बताया पैकेज प्रोग्राम। पैकेज प्रोग्राम का मतलब कि मार्केट में जनरली अवेलेबल तो होते हैं इसमें, लेकिन मोस्टली कॉमन भी होते हैं। हर कोई बंदा ऐसे यूज नहीं करता, सब लोग यूज करते हैं मोस्टली कंपनी में। सिर्फ जैसे ऑडिट्स के लिए तो सिर्फ ऑडिट्स वाले ही यूज करेंगे। और स्पेशली इसमें फैसिलिटीज क्या होती हैं? टाइम टू टाइम ये रिन्यू होते रहते हैं। जैसे जैसे कोई चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपको चेंजेस मिलते चले जाएंगे। हर साल आपको इसका रिन्यूएशन करवाना ही पड़ता है। एग्जाम्पल हम जैसे टैली वगैरह ले सकते हैं। टैली आपने ली हुई है तो टैली की अगर साल बाद आप हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट या रिन्यूअल कॉस्ट जो होती है उसको देंगे, जैसे 3600 या 4000 रुपये है हर साल की, तो कुछ भी चेंजेस आए, कोई टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुए या फिर कोई जीएसटी के फॉर्म चेंज हो, सब कुछ ऑटो मोड पे चेंजेस हो जाते हैं। उसमें सिर्फ आपको क्या होता है? रिफ्रेश करना होता है अपने सॉफ्टवेयर को। ये वाले सॉफ्टवेयर आपको मैं कहता आसानी से हाईली जनरेटेड होते हैं। हाईली जनरेटेड मतलब कि पूरी की पूरी टेक्नीशियन फैसिलिटीज उसमें होती हैं। किसी भी प्रकार की आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके उसकी हेल्प लेके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरे हैं पर्पस रिटर्न प्रोग्राम। पर्पस रिटर्न प्रोग्राम का मतलब होता है कि ये मोस्टली मार्केट में जर्नल अवेलेबल नहीं होती। जैसे आपका मकसद होगा आपको वैसे बनवाना पड़ता है, वो भी स्पेशल किसी क्लाइंट को बोल के। वहाँ पे हमारी स्पेसिफाई हमें करना पड़ता है भी हमें क्या चीज़ की जरूरत है, हम किस बेस पे वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो वैसा सॉफ्टवेयर आपको बनवाना स्पेशल पड़ेगा। जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट पे बोल देंगे या जो कोई टेक्निकल बेस पे काम करते हैं, जो IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वही लोग ये बना के देते हैं। थर्ड जो प्रोग्राम आपके पास है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब होता है ये कॉमन डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन होते हैं। जैसे कि मान लो हमने कंपनी में डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, ईमेल करना हो गया, प्रिंट करना हो गया, रिपोर्ट्स वगैरह करना हो गया, ये मोस्टली डाटा आपको जैसे एग्जांपल ले लें, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही ले लें, उसमें आप हर जगह देखो यूज़ होता ही है ये वाला सॉफ्टवेयर। एक्सेल भी हर जगह यूज़ हो रहा है, ऑफिस भी यूज़ हो रहा है, पावर पॉइंट भी यूज़ हो रहा है। उस पर हमें क्या इजिली बेस पे डाटा बना सकते हैं। फोर्थ आपके पास है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो सिस्टम अपने आप को काम को मेंटेन करने के लिए यूज करती है। मान लें एग्जांपल के लिए सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपका मतलब कंपनी सिर्फ अपने काम को मेंटेन करने के लिए यूज करती है। एग्जांपल उन्होंने कोई सैलरी पैकेज बनानी है तो सैलरी पैकेज के लिए शीट्स वगैरह सैंपल लिया, उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। या फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गई, उन्होंने बिलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। मतलब वो सारा काम तो नहीं करते वो सॉफ्टवेयर, सिस्टम अपने काम को मैनेज करने के लिए। मान लो कोई भी मैनेजर ने लगा कि मुझे ये पैकेज की जरूरत है तो वो अपना पैकेज ऐसा बनवा लेगा, सिर्फ सिस्टम अपना काम यूज करने के लिए, मीन अपने काम को मेंटेन। यूटिलिटी होते हैं जो आपको हर जगह मिलते हैं, एवरी प्लेस, मीन्स हर जगह यूज भी होते हैं सारे काम। जैसे कि मैंने उन्होंने एग्जांपल लिया भी था, डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल करना, ये हर जगह यूज हो रहा है, आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एग्जांपल हमने ली थी, इसमें हमें सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। आपका जैसे वर्ड हो गया, अब वर्ड में क्या डॉक्यूमेंट रेडी बना सकते हैं, एक्सेल में एक्सेल की शीट बना सकते हैं, टेबल वगैरह बनाने हो, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो पावर पॉइंट में हमारे पास जैसे कि प्रेजेंटेशन रेडी करनी हो, तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये हर जगह इजीली बेस पे यूज भी होते हैं और मार्केट में इजीली बेस पे अवेलेबल भी होते हैं। ये कोई पैकेज वाले प्रोग्राम नहीं होते। हम बोलें कि ये हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज किया है, हर साल इसकी रिन्यूअल फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार इंस्टॉल कीजिए, उसकी CD ले लीजिए, चाहे ओरिजिनल परचेज कर लीजिए, चाहे ऐसे ही इंटरनेट से उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा, अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर है स्टेप इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन ऑफ कैट्स। जब आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज करते हैं तो इनमें कौन कौन से स्टेप आपके पास इन्वॉल्व होते हैं? ये 10 नंबर का आपका मेन क्वेश्चन यही है, कैट्स वाला आ सकता है इस टॉपिक में से। सबसे पहले तो कहता है आपको जो भी एप्लीकेशन आप यूज करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए कि किस बेस पे आप एप्लीकेशन यूज करेंगे। फिर आपको ये भी देखना होगा कौन कौन सी फाइल हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे कौन कौन सी फाइल्स की हमें जरूरत है। थर्ड हम देखेंगे कि किस बेस पे डाटा जो है एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एंट्रियां थोड़ी हम एक ही बार में चेक करने बैठे। मान लो कोई ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे किस बेस पे हमें डाटा अपना चेक करना है। हम अपना डाटा टेबल्स प्लस एप्लीकेशन के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। मीन जो हमने डाटा बनाया हुआ है उसको हमने सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करना है।
डिफाइन द स्पेसिफिक टेस्ट एंड प्रोसीजर रिलेटेड ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट अफेक्टेड। हम ये भी देखेंगे जब हम सॉफ्टवेयर में डाटा देखते हैं कौन कौन सा डाटा हमारा इफेक्ट हुआ, बैलेंस कौन से मैच नहीं हुए। कई बार ये भी होता है ना भी आपने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ और बनाया, जो ऑडिट करने आए उन्होंने सॉफ्टवेयर में जो डाटा एंटर किया तो बैलेंस क्यों नहीं मैच हुआ, उसका मेन कारण क्या है, वो पॉइंट्स फाइंड किए जाएंगे। डिफाइन द आउटपुट रिक्वायरमेंट, ये भी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर लगाने जा रहे हैं उसमें से हमारा आउटपुट क्या चाहते हैं, मीन्स हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, कैसा रिजल्ट हमें चाहिए, उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। आउटपुट के रिगार्डिंग आप पहले से ही फाइल्स या फिर कोई भी डाटा टेबल्स जो आपके पास होंगे उनको पहले से ही अरेंज करना होगा और आईटी डिपार्टमेंट को भी अपने साथ रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने निकालनी होती है वो सिस्टम की वजह से निकल नहीं पाती है, तो आईटी डिपार्टमेंट जब आपके साथ जुड़ा होगा तो इजीली बेस पे आप क्या रिजल्ट निकाल लेंगे। ऑडिट टीम में भी डिज़ाइन होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ऑडिट टीम का भी ये काम नहीं होगा कि सभी पर्सन एक ही काम करते चले जाएंगे, सभी पहले एक काम कर ले फिर दूसरा। डिज़ाइन की मीन्स उनकी सेग्रेशन की होनी चाहिए। सेग्रेशन के एग्जाम्पल उनकी ड्यूटीज़ जो है अलग अलग पर्सन को दी होनी चाहिए। कौन बंदा एंट्री पास करेगा, कौन बंदा डाटा फाइल्स लेके आएगा, कौन बंदा रिपोर्टिंग पेश करेगा, वो सब चीज़ें पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए। और सबसे पहले जो पॉइंट ये वैसे तो उन्होंने लास्ट में लिखा है, सबसे पहले पॉइंट ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद हमें कॉस्ट कितनी होगी और प्लस हमारा इफेक्टिवनेस कितना निकल जाएगा। मीन्स हम मोस्टली नॉर्मल काम करें तो कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है, अगर कंप्यूटर बेस पे काम करेंगे तो हमें कॉस्ट कम लगेगी। फॉलो अप एंड इंश्योर द यूज ऑफ कैट्स इज प्रॉपरली कंट्रोल। हमेशा जो आप काम कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स या फिर ऑडिट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, उनका फॉलो अप भी जरूर लेते रहें। फॉलो अप लेने का मतलब ये होगा टाइम टू टाइम एग्जामिन करते रहें भी जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ही हो रहा है या नहीं हो रहा। अरेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द नेसेसरी स्किल्स एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज। हमारे पास कंप्यूटर की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अरेंज पहले से ही करके रखिए। आप हमेशा ये नहीं चल सकते कि सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में डाल लिया तो उससे काम चल जाएगा। आपके पास मोस्टली ज़्यादातर एक तो स्टाफ होना चाहिए जो इसको यूज़ कर सकता है, प्लस कंप्यूटर्स वगैरह भी ज़्यादा होने चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम कभी भी आए तो उसको हम दूसरे कंप्यूटर पर बैठ के सॉल्व कर लें। रिकॉन्साइल द डाटा ऑफ कैट्स विद द अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स। जो डाटा आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाएंगे उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ मैच करना भी ज़रूरी है। बिना मैच किए ऑडिट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इवेल्युएट द रिजल्ट्स। हमेशा क्या है, अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट भी करें। जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको एक बार चेक जरूर करें भी एक्चुअल में जो डाटा बनाया था वो सही है या नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कैट्स टू बी यूज इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव, हाई लेवल फ्लो चार्ट्स एंड रन इंस्ट्रक्शन। जब कहता आप कंप्यूटर बेस्ड असिस्टेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उनके एक फ्लो चार्ट होते हैं, उनको हमेशा अपने साथ यूज़ करेंगे। कोई भी मशीनरी लेके आएंगे या सॉफ्टवेयर लेके आएंगे उसका एक हमें चार्ट पहले से मिल जाता है भी ये कैसे मशीन ओपन होगी, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कोई टाइम टू टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम उसी फ्लो चार्ट से सॉल्व भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार कस्टमर केयर ही कॉल करते चले जाएं। असेस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ प्रोग्राम सिस्टम यूज इन कैट्स। हमेशा ये भी ध्यान रखें कि कंपनी में क्या फ़र्क पड़ता है, जब हमारे काम करने के तरीके में क्या फ़र्क पड़ता है जब हम कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। टेक्निक्स कहता कौन कौन सी होती हैं हमारे पास जब ये कैट्स में आप काम करते हैं। सबसे पहले टेक्निक्स है टेस्ट डाटा अप्रोच। टेस्ट डाटा अप्रोच का मतलब क्या होगा, सारा का डाटा जो हम खुद अपना ऑडिटर अपने कंट्रोल में रखते हैं वो सारे डाटा को चेक करता है। उन्होंने पहले तो सारा डाटा जो अकाउंट्स का होगा वो अपने पास ले लेना है, फिर उन सभी डाटा को प्रॉपरली चेक मीन्स एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने का मतलब क्या होगा, सारी ट्रांजैक्शंस को करेक्ट करेगा, उसके हिसाब से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उन्होंने पास की हुई है। अगर किसी प्रकार के कोई एरर निकल के आते हैं तो वो एरर कंपनी को बताता चला जाएगा और उनको सॉल्व कराता चला जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम फॉलोअप में रहते हैं, जो काम हमारा चल रहा होता है वो टाइम टू टाइम हम साथ सही कर लेते हैं। लेकिन एक उसी अप्रोच के डिसएडवांटेज भी हैं। कई बार हमारी डिज़ाइनिंग कुछ और होती है और कंपनी का सेटअप कुछ और किया होता है, तो उनको फाइंड करने में प्रॉब्लम भी आती है अगर पूरा का पूरा डाटा हम टेस्ट करते हैं तब। क्योंकि कंप्यूटर टेक्निक्स में क्या है, आपने अपने हिसाब से डाटा एंटर करना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से बनाया हो, तो कई बार कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है। दूसरी अप्रोच इन्होंने आपके पास दी है इंटीग्रेटेड टेस्ट डाटा अप्रोच। इंटीग्रेटेड डाटा टेस्ट अप्रोच में क्या है, ऑडिटर क्या है फिक्सिस अकाउंट्स बनाता है। फिक्सिस का मतलब क्या हो गया, अभी जो आपका डाटा बना हुआ ना उनको देख के अपने हिसाब से कोई एंट्रीज पास करेगा, अपने हिसाब से वो रिपोर्ट्स बना लेगा। कई बार प्रॉब्लम इसका फ़ायदा तो ये होता है कि ऑडिटर अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना के आपको बता देगा भी कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये भी होते हैं कि हमें अपने साथ जो क्लाइंट्स जोड़ रखे होते हैं वो कई बार अलग से रिपोर्ट बना देते हैं। मान लीजिए मैं तो जो काम कर रहा था मैंने उसको बताया ये बनाना है, उसने अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना दी, तो कई बार ऑडिटर जो उसके क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मैच नहीं हो पाती हैं, तो ये प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आपस में जुड़े रहने का मतलब होता है, तो जो क्लाइंट्स इसके साथ जुड़े होंगे उन सभी के अकाउंट्स बनते हैं।
फ़ायदा तो ये होता है कि हमारे पास जो है ऑडिटर जो है पूरा टेस्ट कर लेता है सारा का सारा काम, लेकिन डिसएडवांटेज में इन्होंने ये लिखा है कि फिक्स्ड ट्रांजेक्शन कई बार इम्पैक्ट नहीं देती, एक्चुअल जो रिजल्ट होता है उसके साथ मैच नहीं करती हैं। थर्ड आपके पास है सॉफ्टवेयर जो है वो जर्नलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर। जर्नलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर का मतलब कि कंपनी में जो या फिर मार्केट में हमें जर्नल बेस पे मिल जाते हैं, कहीं पर भी देख लीजिए ऐसे सॉफ्टवेयर आपके पास यूज होंगे, कोई स्पेशल बेस पे नहीं होते। इनका मेन फायदा क्या होता है, इनको फॉलो क्यों किए जाते हैं जो जर्नल ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं, एग्जामिन एंड रिव्यू द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ऑडिटर क्राइटेरिया, क्योंकि ऑडिटर के हिसाब से ही सारे के सारे डाटा को एग्जामिन किया जाता है। ये वाले सॉफ्टवेयर में हमें वैसे ही मिल जाएंगे। सिलेक्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑडिट सैंपल्स, इसमें क्या हम इजीली बेस पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपने प्रिंट करना है तो उनको आप प्रिंट भी कर लेंगे, या एग्जामिन करना उनको एग्जामिन भी कर लेंगे। टेस्टिंग, कैलकुलेशन एंड मेकिंग कंप्यूटेशन, जब आप ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो ये कंप्यूटेशन लेवल में बना के देंगे डाटा। आपके पास मान लीजिए कोई पैराग्राफ में डाटा लिखा हुआ है या कैसा भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, आपको एक टेबल फॉर्म में उनका डाटा रेडी करके दे देंगे, आप इजीली बेस पे उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कंपेयरिंग द डाटा ऑफ सेपरेट फाइल्स, मान लीजिए कंपनी में आपके पास डाटा सेपरेट फाइल्स में है, उनको एक बेस पे कंपेयर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एक ऑप्शन है जैसे पाइवट टेबल है, एक्सेल में देखें तो कई बार ऑडिटर एक्सेल भी जैसे यूज करते हैं, उसमें पाइवट टेबल की कमांड है। पाइवट टेबल क्या करता है, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जिस चीज़ को आपने देखना है आप टिक करके वहाँ पे रखते रहेंगे, वो डाटा आपके पास शो आता रहेगा। सेम ऑडिट सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही काम होते हैं, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने देखना होता है उस चीज़ को देख सकते हैं। ये नहीं कि हमें पूरी गहराई में जाके सारा कुछ ही चेक करना होगा फिर निकलेगा, और जो जो चीज़ चेक करना चाहेंगे इजिली बेस पे उसको चेक करते हुए चले जाएंगे। कंपेयरिंग डाटा समराइजिंग डाटा एंड परफॉर्म एनालिसिस, वही बात आ गया, पूरे के पूरे डाटा को क्या है वो एक समरी फॉर्म में लेके आ जाएंगे। समरी में से जिस चीज़ को हम चेक करना है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। कंपेयरिंग ऑडिट डाटा विद क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स, जो हमारा ऑडिट का डाटा होगा वो क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स का फिर मैच भी इजीली बेस पे हो जाते हैं, मीन्स उसका कंपेरिजन हमें मिल जाती है। यूजेज ऑफ कैट्स, कुछ भी आ सकता है, मीन्स ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया। जैसे कैट्स के लिए आपको कैट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके स्टेप्स पूछ सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पूछ सकते हैं, या फिर इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो ये कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहला लिखा है डिटेल इन डेप्थ टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसिंग, जहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर हम बिल्कुल गहराई में जाके चेक करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स एनालिटिक रिव्यू प्रोसीजर, अगर आप कहता हमारे पास जो कम्प्लेक्स डाटा है, कम्प्लेक्स हम बोल सकते हैं कि बहुत ही उलझा हुआ डाटा है, उस पर हम रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक लिख लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट डाटा, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करने में, सैम्पलिंग हमने टॉपिक अभी शायद पता नहीं पड़ा है, नहीं पढ़ा नहीं, क्वांटिटिंग में आएगा। सैम्पलिंग का मतलब होता है भी लार्ज अमाउंट डाटा में सैंपल चूज करना। मान लो हमारे पास पूरी बहुत सारी जनरल पब्लिक है, उनमें से सभी लोगों से थोड़ी क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, कुछ लोगों से तो क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। सेम इसी में भी ऐसा होता है, ऑडिट टेक्निक्स में सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करना है, सभी के सभी डाटा को छोड़ के जहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है उसको सिलेक्ट करना। टेस्टिंग ऑफ जर्नल ईडीपी कंट्रोल्स, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम असिस्टेड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, जो हमारे पास एप्लीकेशन चल रही है उनके ऊपर कैसा कंट्रोल है, इसके लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये तो दोबारा हो गया। रीपरफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, जो डाटा हमने किया होगा उसको रीपरफॉर्मिंग करना हो। ऑडिट में वही टेक्निक्स को यूज़ करके दोबारा से रीपरफॉर्म मीन्स डाटा मैच हो जाता है, तो मान लो कंपनी का काम बिल्कुल सही चल रहा है। बेटर रिपोर्टिंग मेथड्स, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करेंगे या फिर ऑडिट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो रिपोर्टिंग मेथड भी क्या हमारे पास बेटर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार रिटर्न में दिए होंगे, कोई प्रेजेंटेशन बन जाएगी या फिर एक्सेल्स फाइल्स बन जाएंगी, उसमें टेबल्स भी रेडी होंगे, और किस बेस पे वो डाटा बनाया गया उसका सारे सबूत भी मीन्स उन पर रिव्यू बेस पे सारा काम होता है, तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर भी दिखा सकते हैं बिजली बेस पे। कंसिडरेशन यूज ऑफ कैट्स, जब भी कहता है आप कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ऑडिट में तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें कंसिडरेशन करना पड़ता है, मीन कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं या फिर सहमति देनी पड़ती है। सबसे पहले IT नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट टीम, जो भी बंदे इन चीज़ों को यूज़ करेंगे मीन्स कंप्यूटर टेक्निक्स को यूज़ करेंगे उनको IT नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उनके पास जो टीम होगी ऑडिट की वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस कोई बंदा काम नहीं कर पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट ऑडिट सॉफ्टवेयर एंड सूटेबल कंप्यूटर फैसिलिटीज़, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होनी चाहिए और कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ ही नहीं होगी तो ऑडिट टेक्निक्स क्या अप्लाई होंगी। इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑफ मैनुअल टेक्स्ट,
हमारे पास प्रैक्टिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर मैनुअल टेस्ट हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये नहीं हो कि हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, हमें मैनुअल पता ही ना हो। मैनुअल टेस्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। कई बार ऐसा काम भी होता है कंप्यूटर से हमें डाटा तो मिल गया लेकिन हम उसको मैनुअल में नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैनुअल रिजल्ट भी आपको आना चाहिए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, कंपनी में जो काम चल रहा है वो इफेक्टिव बेस पे चल रहा है और उसमें प्रॉपर एफिशिएंसी मीन सभी लोग उस पर संतुष्ट हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। टाइम कंसंट्रेट, हमेशा टाइम को ध्यान में रखा जाता है। अगर मैनुअल काम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइम कम लगेगा। डिडक्शन एंड फ्रॉड ऑफ एरर, जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डिडक्शन जो है, जितने भी फ्रॉड हुए होंगे या कोई भी आपने गलत एंट्री पास की है वो इजीली बेस पे आपके सामने निकल आएंगी। यूज एंड कैट्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है कि छोटी छोटी जैसे बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े होंगे को, जैसे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम नहीं कर पाती हैं। जैसे हमने पहले दो सेमेस्टर में पढ़े हैं कोई टॉपिक, जैसे कंपनी एक्ट में पढ़े हैं कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो ये कंप्यूटर टेक्निक्स है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो सभी चीज़ें उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी, क्योंकि इतने महंगे भी नहीं होते, हर एक कंपनी इसको यूज़ कर सकती है। जब भी टेस्ट कंप्यूटर टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं। सबसे पहले होते हैं भी डाटा, जो कंपनी में डाटा मीन जितनी भी एंट्रियाँ हुई होंगी उनको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट पैक्स का मतलब होता है कि ऑडिटर अपने हिसाब से सिलेक्ट करता है भी उसको कौन सा प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से वो डाटा को चेक करेगा। एक है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी मतलब डम्मी यूनिट हम बना के चलते हैं। कंपनी क्या करेगी, खुद तो काम कर रही है, टाइम टू टाइम उसको फॉलोअप लेती रहेगी, उसको हम डम्मी यूनिट बोल सकते हैं। ऑडिटर तो जो आएगा मेन कंपनी का आना है वो तो चेक करेगा चलेगा। हम टाइम टू टाइम एक बंदा छोड़ रखा है कंपनी में, वो टाइम टू टाइम मीन्स वीकली हो गया या मंथली वाइज हो गया, तो सारा का सारा डाटा वो चेक करता रहेगा। इसको हम बोलते हैं डम्मी एक्टिविटी। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ रही है मेजर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सेट कैट एप्लीकेशन। हमारे पास ऐसी कौन कौन सी कहता है कंट्रोल एक्टिविटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है भी कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जब भी आप कहता है कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको कहता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है मीन्स अगर वो जिन चीज़ों के ऊपर काम होता है वो सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल नहीं होंगे। अगर सॉफ्टवेयर तो टाइम खराब हो जाए, आपके पास उसकी आईटी नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखनी है। सॉफ्टवेयर ऑलवेज वैसा ही परचेज कीजिए जिसकी सर्विस हो, मतलब फ्यूचर में सर्विस मिलती हो। मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना ले लूँ, मेरा डाटा चला गया उसको मैं वापस ना लेके आ पाऊँ, तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तभी वो बोलते हैं कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लेना है उसका पैक्स बेस पे होना चाहिए। मीन्स पैक का मतलब होता है कि उसकी वारंटी होनी चाहिए, अगर कोई काम होगा तो उसको हम सही करके देंगे। टाइम टू टाइम उसका मैनुअल बोल रहा हूँ, रिन्यूअल फीस भी उसमें होनी चाहिए। एक है कंट्रोल ओवर टेस्ट डाटा। जो डाटा हम कंट्रोल करना है वो टेस्ट डाटा को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी फाइलें उठा के ले आओ। जैसे जैसे डाटा की जरूरत है वैसे डाटा आपके पास पहुंचना चाहिए। जिन बंदों की ड्यूटी लगी हुई है वो बंदे टाइम टाइम अपना रिपोर्ट्स बनाने वाले होने चाहिए। ये नहीं बोल सकते एक बंदा कंपनी छोड़ के चला गया था जी, उसका डाटा अभी तक बना नहीं है, जब बिलिंग जो होनी थी वो बिलिंग अभी तक हुई नहीं। तो टाइम टू टाइम वो डाटा के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। टेस्ट डाटा हमारे पास ऑलवेज रेडी होना चाहिए। कंप्यूटर टेक्निक्स में ये दोनों पॉइंट्स हमेशा होने चाहिए, एक तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए और डाटा ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। ये था आपका मेन क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर टेक्निक्स के लिए होते हैं, जो ऑडिट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब देखो कि सिंपल होता है भी जो कंपनी में जितनी भी अकाउंट्स में एंट्री पास की होती है, मीन्स जो हमने वाउचर आते हैं उसको एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे वाउचिंग का मतलब होता है कि जितनी भी कंपनी में एंट्री पास की गई उन सभी एंट्री को चेक करना। वो बोलेंगे एग्जामिन द ऑल एंट्रीज ऑफ अकाउंट्स विच वी पोस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितनी हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंट्री पास की गई हैं उन सभी चीज़ों को एग्जामिन करना। मीन सारे वाउचर देखते हैं, जितने आपके पास बिल आए, जितने आपने किसी के कोई एंट्रियाँ पास की, कोई खर्चे की गई है या कोई इनकम की गई है, सारी चीज़ों को आप चेक करना। इन्होंने काफ़ी आपके पास एग्जाम्पल दी हैं या फिर एक एंट्री दी। हम जो ट्रांजेक्शन देखेंगे पहले देख लीजिए। वाउचिंग एज एन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट एविडेंस इन सपोर्टिंग थ्योरी। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस होंगे उन चीज़ों के साथ चेक किया जाएगा। आप कोई भी एंट्री बिना प्रूफ के पास की हुई है तो उसको अलग से फाइंड करेंगे, उसके ऊपर फॉलोअप लेते हैं भी वो एंट्री कैसे पास की गई, किस बेस पे पास की गई। उन चीज़ों में वैसे ही फ्रॉड निकल के आते हैं। वाउचिंग करने का मतलब ये होगा कि सारी की सारी एंट्रियाँ चेक होती हैं। जो ऑडिटर होंगे जिस कंपनियों में टाइम प्रॉपर ऑडिट होता है तो वहाँ पे यही होता है कि सीए जो है अपनी टीम में से मेंबर्स को भेज देते हैं कंपनी में, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर चेक किया जाता है।
जब वाउचिंग की प्रॉपर चेक हो जाती है, सारी की सारी एंट्रियाँ जो आपने डे बुक में पाई, मतलब डे वाइज डाल रखी होती है एंट्री, तो ऑटो मोड पे फ्रॉड सारे निकल के आ जाते हैं। वाउचिंग करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी कंपनी में वाउचिंग कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या होता है? एग्जामिन दी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये चेक करने के लिए कि जो एंट्रियाँ पास की गई हैं उनका कोई एविडेंस है या नहीं है। एग्जामिन दी ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो एंट्रियाँ जैसे पास होनी चाहिए थी वैसे पास हो रखी हैं या नहीं हो रखी, कोई एंट्री किसी के नाम पे गलत पास तो नहीं है, कोई अमाउंट का फर्क तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। एग्जामिन दी एडुकेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस, ये भी चेक करने के लिए जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। कई बार ऐसे हो कोई एंट्री पास की है, उसका रिकॉर्ड भी बना के रखा हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड क्या है, फ्रॉड बेस पे बना हुआ है, ऐसे ही किसी कंपनी से बन के आ रखा है, जिस कंपनी का कभी नाम ही नहीं सुना, ऐसा भी कुछ आ जाता है। ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल और ओरिजिनल एविडेंस सच एज इनवॉइस, रिसिप्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मिनट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने प्रकार के कहता आपके पास इनवॉइस आए हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए हों या कोई मिनट्स आपके पास रेडी होते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम में मिनट्स आए हैं, उन सभी चीज़ों को कहता ओरिजिनल एग्जामिन करना, भी एक्चुअल में वो चीज़ें पास हुई हैं या नहीं है। वाउचिंग इज वेरी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द एक्यूरेसी एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट आल्सो इंडिकेट्स अबाउट द ट्रांजैक्शन विच इज ओमिटेड फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट। वाउचिंग से हमें ये भी पता लग जाता है, कहता है कि एक तो केयरफुली चेक हो जाता है सारा कुछ डाटा, और जो एंट्री आपके अकाउंट्स में से उड़ा दी जाती हैं, मीन्स या कई बार ऐसे भी होता है कोई एंट्री, जैसे अप्रैल की एंट्री थी, हमने देखा कि हमारा डाटा सही नहीं चल रहा है, हमने उठा के वो एंट्री आगे बढ़ा दी, भी कौन सा कोई प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। लेकिन जब वाउचिंग होती है तो वो सारा कुछ चेक हो जाता है। कई बार मान लीजिए आपका कैश नेगेटिव में जा रहा है, हमने बोला कि एंट्री उसको हटा दो, कहीं से भी कोई एंट्री पास कर दो, उसको ओके कर दो, आगे जाके फिर पेमेंट कर दो। मतलब क्या हुई, कैसे पैसे लेके आ गए हम, किसी का कोई पर्सन ऐसे तो कोई किसी बंदे को पैसे देता नहीं है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, वाउचिंग में वो सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। अकाउंट्स में जैसे बोला जाता है कि कभी भी आपका कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने कोई भी काम किया कंपनी में, कुछ ज़्यादा खर्चे डाल दिए तो कैश तो नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा। जब जरूरत पड़ी तो हमने कहीं से भी कोई कैश ले लिया किसी भी बंदे से, जब हमारे पास कैश बढ़ गया तो हमने किसी को भी पेमेंट कर दी, उसका कोई रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जब बंदे के पास भी कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, तब वो एंट्री पास की। तो ऐसी कोई एंट्री जो बिना वजह से डाली जाती हैं तो उन चीज़ों को फाइंड किया जाता है वाउचिंग में। प्रोसीजर ऑफ वाउचिंग, जब भी कहता हम वाउचिंग करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, ये क्वेश्चन आपको साथ में आ सकते हैं। वाउचिंग में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, साथ में उसका प्रोसीजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इन्होंने वाउचिंग प्रोसीजर में लिखा है रीडिंग आउट, जो भी कोई काम होगा वो ऑडिटर उसको टास्क में रीड जरूर करेगा। मीन्स इन्होंने लिखा था वाउचिंग इज ए टास्क ऑफ द ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर कैन रीड। ये नहीं कि मेन ऑडिटर सारा कुछ चेक करेगा, जो जूनियर ऑडिटर आएंगे मीन्स उसके साथ जो टीम आएगी। वाउचिंग में पहला पॉइंट ही हमारे पास है रीडिंग आउट, जो जूनियर ऑडिटर आएंगे मीन्स उनकी जो टीम आएगी ऑडिटर की, वो अकेली एंट्री को रीड करेंगे, कैसे एंट्री पास हुई है उसका बेस चेक करेंगे। सेकंड, कंपैरिजन, सीनियर जो पर्सन होंगे वो हमारे सारे कंटेंट जो होंगे मीन जो एंट्री पास हुई होंगे वो हम बैलेंस देखेंगे, प्लस कंपैरिजन करके देखेंगे जो हम काम कर रहे थे उसके साथ मैच हुआ डाटा या नहीं हुआ। टिकिंग का मतलब होता है कि जो काम होता चला जा रहा है उसके टिक लगाते चले जाते हैं। ये नहीं कि हमने एंट्री चेक की उस रख दी, दोबारा अगले दिन फिर वही बुक आ गई उसको दोबारा चेक करना, जो काम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट का मतलब कंपैरिजन, जो भी डाटा हम निकल के आएंगे, वाउचर हम करते चले जा रहे हैं, जो भी डिफरेंस होगा उसको लिखते चले जाते हैं। हमेशा कंपेयर करते हैं जो एंट्री पास हुई है एक्चुअल मैच हो रही है नहीं हो रही, वो कंपैरिजन करना होगा। थर्ड हो गया टिकिंग, जो काम होता चला जाएगा एब्रीवेशन बेस पे हम टिक करते चले जाएंगे, जो काम हम कर रहे हैं उसको खत्म करते चलेंगे, ये ना कि उसको दोबारा। टिकिंग का मतलब ये नहीं कि टिक लगाते हैं, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ साइन होते हैं या कुछ कोड रखा होता है उन्होंने, वो पास करते हैं, किसी को कोई नॉलेज ना चीज़ है उन्होंने किस बेस पे टिकिंग की है। फिर है स्टैंपिंग, या फिर ऐसे भी होता है जहाँ कोई डाटा जो चेक होता चला जाए उस पर सीनियर ऑडिटर की स्टैंप लगती चली जाती है, ये डाटा ऑडिट हो चुका है, इसको अभी दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। सिग्नेचर्स या फिर साइन करते चले जाएंगे। क्वेरी, जहाँ पे कोई किसी प्रकार का वाउचर मिस होता है वहाँ पे इंक्वायरी निकल के आ जाती है, तो उसकी क्वेरी कैसे करते हैं, जिन बंदों ने वाउचर एंट्री होनी थी उनसे पूछते हैं भी एंट्री क्यों नहीं मैच हो रही, अगर आपने कोई सबूत था तो उसका एविडेंस जो प्रूफ था वो हमें क्यों नहीं मिला। मैनेजमेंट, जब हमारे पास ऑडिट स्टाफ का मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है, मीन्स उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं कौन बंदा क्या क्या काम करेगा, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो कभी भी वाउचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। फिर है रिप्लाई, मैनेजमेंट हमेशा रिप्लाई के लिए रेडी होनी चाहिए, जब किसी प्रकार की क्वेरी निकल के आएगी जो कंपनी में ऑडिट हो रहा था उनका रिप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कुछ सोचने लग जाए कि ऐसे कोई काम हुआ, ऐसा कुछ कभी चलेगा, आपको उस चीज़ का रिकॉर्ड्स देना ही पड़ेगा, नहीं है तो उसका रिप्लाई भी होना चाहिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। फिर है क्लियरेंस, जितने प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आती हैं जब वाउचिंग में जब कोई निकल के आता है कंपैरिजन करने पे डाटा निकल के आ गया जो फर्क आ रहा है
उसका क्लियरेंस करना भी ज़रूरत होती है। वो ऑडिटर उनको क्लियरेंस जरूर करेंगे, ये नहीं कि निकाल के छोड़ देंगे भी इसको फाइंड करके लेके आओ, वो क्लियरेंस जरूर करेंगे। अगर आपने एंट्री पास की है तो किस बेस पे पास की है, अदरवाइज इस एंट्री को हटाना पड़ेगा। वो क्लियरेंस करके ही छोड़ते हैं, डेट नहीं निकाल के डाटा रख लिया अलग से भी इसको बाद में पूछेंगे। टाइम टू टाइम इसको क्लियर भी करते हैं। नो सेटिस्फैक्ट, जहाँ पे लगता है भी हमारे पास जो रिप्लाई आया या मीन जिन बंदों को एग्जामिन किया गया उन्होंने आंसर हमें प्रॉपर नहीं दिया, जहाँ पे नो सेटिस्फैक्ट्री आती है तो उस पॉइंट्स को सिर्फ बाहर रख लिया जाता है। जो फिर मेन ऑडिटर टीम में हेड ऑडिटर होगा वो उन पॉइंट्स को चेक करेगा, अगर ठीक किया जा सके तो करेंगे, अदरवाइज उस एंट्री को बाहर करवाते हैं, वो एंट्री दूर करवाते हैं। ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, जब भी कोई बंदा का काम कर रहा होगा, वर्किंग पेपर्स पे जिन लोगों ने काम कर रखे हैं उनमें जितने प्रकार के ऑब्जेक्शन निकल के आएंगे उनको अलग से जरूर बनाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो बताएंगे उसके बारे में। जब भी कथा वाउचिंग की जाती है उनमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मीन्स प्रिकॉशन क्या क्या देखनी चाहिए। सबसे पहले वाउचिंग में जितने भी एंट्री हुई हैं वो सारे प्रूफ होने चाहिए, अगर नहीं है तो वाउचिंग करने का कोई फायदा नहीं है। एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एक्यूरेसी, हमें ये भी देखना होगा कि जो एंट्रियाँ पास की गई हैं वो एक्चुअल में वैसे ही पास की गई हैं या नहीं है। वाउचिंग करने का तरीका मीन्स जो वाउचर डालेगी वो किस बेस पे डालेगी, टाइम के हिसाब से अलग अलग तो एंट्री नहीं है। मान लो 1 तारीख की एंट्री 10 में तो नहीं है, 10 तारीख की एंट्री 1 में तो नहीं है, ये चीज़ भी चेक करनी होगी। वाउचिंग इन स्केड्यूलिंग बाय सेंस ऑफ ऑडिटिंग, देयर आफ्टर द ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वाउचिंग। ये भी देखना होगा कि जब भी वाउचिंग होती है ऑडिटर वहाँ पे होना चाहिए। विदाउट ऑडिटर के वाउचिंग कभी भी नहीं की जाएगी। कोई बोले मान लो कोई बंदे किसी को छोड़ दिया, हम कंपनी बोले कि हमने वाउचिंग कर ली है जी, बस आप रिपोर्ट्स बना दीजिए, ऐसा नहीं है। ये हमें ध्यान रखना होगा, जब भी ऑडिटर वाउचिंग करे तो वहाँ पे ऑडिटर का होना जरूरी है। वाउचिंग मीन्स टू सब्सटेंशियल एंटिटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट ओनली विद एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज एग्रीमेंट। कहता है जब भी मान कर चलेंगे आपके पास सबूत होने चाहिए जब भी वाउच कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एंगेजमेंट हो गया मान या फिर एग्रीमेंट हो गया, कोई रिसिप्ट होगी, उस बेस पे आप वाउचिंग मान के नहीं चलेंगे। मान लो कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने बोल लिया कि हमारा काम ऐसे चलेगा, तो ऐसे मान के नहीं चल सकते। वाउचिंग में एक्चुअल आपके पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जो भी एंट्रियाँ पास हुई हैं। वाउचिंग आल्सो मीन चेकिंग ऑफ एडिशन, लेजर, पोस्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग बैलेंस ऑफ इन दी लेजर। जितने भी प्रकार के आपने एंट्री पास की हैं, मीन जो लेजर रेडी की हुई है, लेजर का मतलब क्या होता है, अलग अलग पर्सन के अलग अलग अकाउंट्स बने होते हैं, वो सारे मैच होने चाहिए दूसरी जो पार्टीज हैं उनके अकाउंट से हैं। ये नहीं कि हमने बोल दिया भी जो इतना बैलेंस हमने खड़ा कर दिया, उस बंदे की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन का पैसा आपने देना है, वाउचिंग करना जेडे भी ऐसे पॉइंट्स मीन साढ़े को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने कुल मिला के गलता यही है, प्रिपरेशन यही लिखी है। उस तो बाद उस मेन पॉइंट्स लिखे हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वाउचिंग करते हैं साढ़े दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ पॉइंट होने चाहिए। ਅਸੀਂ नीचे वाले ਜਿਹੜੇ मेन पॉइंट्स वो याद रखेंगे। ऑल दी वाउचर आर कंसेक्यूटिव नंबर्ड, हमेशा ध्यान रखना होगा ਜਿਹੜੇ वाउचर रखे गए वो नंबर ਦੇ अकॉर्डिंग रखे गए। एग्जाम्पल असल डेट वाइज जो बिल 10 तारीख से लगे हुए हैं, फाइलिंग करना समझ सकते किसी कंपनी फाइलिंग सिस्टम देखा हुए। फाइलिंग करना मतलब होता है कि बिल एज पर डेट्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। कोई बिल महीने के अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग ही लगे होनी चाहिए, अलग अलग कोई अगे पीछे नहीं होना चाहिए। बंदा मैचिंग कर रहा है तो टाइम टाइम चीज़ मिलती चली जाए। हाँ, 1 तरीक के जी मान लो 1 तरीक के 10 बिल ने, कोई पार्टी का बिल ऊपर है कोई नीचे है, वो नहीं मैटर करता। लेकिन 1 तरीक के बिल 1 तरीक के लगे हो, फिर 2 तरीक के लगे हो, फिर 3 तरीक, उन्होंने कहते हैं नंबरिंग बेस से सारे होने चाहिए ने। ही शुड बी पे अटेंशन टू डेट्स, नेम एंड पार्टी ऑफ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਊਚਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਊਚਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਪਾर्टी ਦਾ नेम की है, तारीख की है, अमाउंट की है और बिल नंबर की है। ये सारी चीज़ें चेक करनियां ने। वाउचर इंस्पैक्टेड शुड बी कैंसल बाय स्टैंप। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ वाउचर करना चेक करते चले जाओगे उन्होंने स्टैंप लगा के ਤੁਸੀਂ कैंसल कर दें। मीनस उन्होंने कैंसल करना मतलब ये नहीं भी खत्म हो गई, भी वो वाउचिंग हो चुकी है, उन्होंने स्टैंप लगाते चले जाओ। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू दोज वाउचर विच आर बीन पर्सनल नेम दी वन ऑफ पैटर्न डायरेक्टर्स। सॉरी पैटर्न लिखा है यहाँ पे, पार्टनर होगा, पैटर्न नहीं बन सकता, पार्टनर, डायरेक्टर्स, मैनेजर और सेक्रेटरी। स्पेशल अटेंशन देनी होगी जो एंट्री उन्होंने अपने खुद के पर्सन के नाम पे डाली, मान लो कंपनी में मैनेजर्स है, कोई स्टाफ के नाम पे डाली हुई एंट्री, उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। ही शुड सी एवरी वाउचर इज पास इन द ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। क्या रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने उस एंट्री को पास किया है या नहीं किया, ये भी ध्यान रखना होगा। कंपनी में जो एंट्री वाउचर में है उनके ऊपर स्टैंप्स हैं या नहीं, क्योंकि जब किसी कंपनी से बिल आता है तो बिल के ऊपर स्टैंप या साइन लग के आते हैं। ये ना होना हमने अपनी तरफ से कोई सॉफ्टवेयर में बिल बना लें किसी भी कंपनी के नाम का, तो ऐसा नहीं चाहिए। जितने भी आपके पास बिल आए हैं उनके ऊपर स्टैंप या फिर साइन होने चाहिए जिन पार्टी से वो आए हैं। ही शुड सी दी विच अमाउंट काउंट इज पोस्टेड रेवेन्यू और कैपिटल। ये एंट्री भी देखनी होगी जितनी आपने एंट्री पेमेंट की पास की हुई है, वो रेवेन्यू के हिसाब से पास की गई हैं या कैपिटल बेस पे पास की गई हैं या फिर खर्चे बेस पे पास की गई हैं, उनका बेस मैच करता है या नहीं करता वो भी देखना होगा।
अटेंशन शुड बी पेड अमाउंट बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। जितनी अमाउंट आपने कैसे भी कहीं पर भी लिखी है वो फिगर और अमाउंट्स जो है मैच करती है नहीं करती। मान लीजिए आपने 7,000 रुपये एंट्री लिखी है तो फिगर में वो 7,000 लिखा है या नहीं लिखा। जैसे हम मानते हैं एग्जांपल चेक को मैच करते हैं, बैंक में एंट्री ऐसे वैसे मैच करते हैं, अकाउंट्स में भी ऐसा मैच होता है। कई बार मान लो आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री मैच हो रही है या नहीं हो रही है। नोट शुड बी मेड एनी आइटम विद फर्दर इवेल्यूशन इन्फॉर्मेशन एविडेंस विच इज अवेलेबल फ्रॉम वेरियस नीड्स। हम ये भी इन चीज़ों के नोट्स बनाएंगे जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो मीन्स वो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हुई या नहीं हुई। इफ डुप्लीकेट वाउचर आर फॉर मिसिंग वन इज प्रोड्यूस। अगर हमारे पास मान लो कोई वाउचर नहीं था उसके लिए डुप्लीकेट वाउचर लिया जाता है तो वो देखा जाएगा भी एक्चुअल उस कंपनी से निकल के आया है या नहीं निकल के आया है। हमने खुद तो नहीं बना दिया। कई बार ऐसा होता है कोई वाउचर मिस हो गया, एंट्री हमने पास कर ली। एग्जाम्पल जीएसटी की आप रिटर्न बना रहे हो। अभी जीएसटी रिटर्न में क्या है, 1 तो आपने बनाना होता है, सेल का सारा रिकॉर्ड आपने देना होता है, परचेज आपकी ऑटो मोड में बन जाती है जीएसटी 2 उसका मतलब होता है दूसरी कंपनी ने जिस पेल की एंट्री डाली होंगी वो आपके नाम पे एंट्री डाली होंगी तो आपकी परचेज बन जाती है। तो हम जब जीएसटी अपना मैच करते हैं डाटा तो हम देख लेते हैं अभी सारी एंट्री पास हो। कई बार हमारे पास बिल नहीं आया होता तो वो एंट्री हम चढ़ा लेते हैं अपने अकाउंट्स में और कंपनी को बोल देते हैं हमें बिल भेज दीजिए। कई बार वो बिल मिस ही हो गया, हम ले ही नहीं पाए, तो उन चीज़ों को बाद में चेक किया जाता है एक्चुअल में वो डाटा था या नहीं था, तो किस बेस पे वो डाटा आपने एंटर किया है। ऑडिटर क्लर्क शुड नॉट बी टेक द हेल्प ऑफ एनी मेंबर। जब भी ऑडिटर क्लर्क्स आएंगे वो किसी भी बंदे से किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं लेंगे, खुद ही सारा काम करेंगे और अपनी तरफ से ही वो काम कंप्लीट करके देंगे। मान लो कि अपनी कंपनी में से किसी स्टाफ को साथ में ले लिया भी चलिए ऑडिट करना है तो वैसा कभी ऑडिट माना जाएगा। मीन्स वाउचिंग करनी है तो ऑडिटर के जो क्लर्क आएंगे वही सारा काम कंप्लीट करेंगे। वाउचिंग का जैसे मेन क्वेश्चन आपको कुछ ही पूछ सकते हैं, वाउचिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव या फिर उसका प्रोसीजर या फिर उसकी प्रोफेशन, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। या फिर पूछ सकते हैं वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। जब भी कैश ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो मतलब क्या हो गया, जितनी भी आपके कैश की एंट्री पास की हुई है, या किसी से पेमेंट आई है या किसी से पेमेंट गई है, वो सारी चीज़ें चेक करना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग दी कैश बुक। कैश बुक को हम क्यों मेन चेक करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है भी इंश्योर दी डैट ऑल रिसिप्ट्स आर अकाउंटेड फॉर। जितनी भी एंट्रियाँ आई हमारे पास रिसिप्ट्स आई वो एक्चुअल में आई हैं या नहीं आई, ऐसे तो नहीं कोई पास। कई बार ऐसे भी एंट्री पास हो गई, जिस बंदे से पैसे लेने थे हमने पास कर दी, उस बंदे से पैसे आ गए, वो एक्चुअल में पैसे आए थे या नहीं आए थे, उन चीज़ों को चेक करना। इंश्योर डैट दी नो फ्रॉडलेंट पेमेंट्स हैव बीन मेड। किसी भी फ्रॉड की पेमेंट्स पास नहीं की गई, कोई खर्चे हुए ही नहीं कंपनी में लेकिन हमने एंट्री पास की हुई है। मान लो कंपनी हर एक बंदे, हमारी कंपनी में 10 बंदे हैं, महीने की एम्प्लॉइज़ को सैलरी 70,000 जाती है, हम एंट्री डाल दे रहे हैं 1,40,000, एक्चुअल में सैलरी गई है या नहीं गई, या कोई खर्चे आपने ऐसे ही पेट्रोल खर्चे डाल दिए या मान लो पार्टी के खर्चे डाल दिए, वो चीज़ें फैसिलिटीज हमारे एम्प्लॉइज़ को मिलती नहीं है, तो उन चीज़ों को चेक करना। नो दी ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड। जितनी भी आपके पास पेमेंट्स हुई या पेमेंट्स आई उनका प्रॉपर रिकॉर्ड आपने बनाया है या नहीं बनाया है। टू वेरीफाई द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। जितना आपके पास कैश अवेलेबल कंपनी में है और कितना पैसा आपका बैंक में अवेलेबल है। कैश एट बैंक का मतलब होता है जितने पैसे आपने बैंक से लेने हैं, वो भी चेक करना। वाइल एग्जामिनिंग द वाउचर ऑडिट क्लर्क शुड नोट पीरियड ऑफ द विच द पेमेंट हैज बीन मेड। टाइम पीरियड भी हमेशा ऑडिटर चेक करेंगे। जिस टाइम पे आपने एंट्री पास की है वो एंट्री में उस टाइम पे खर्चा हुआ था या नहीं हुआ था। जब एंट्री हमें पास पैसा आया दूसरी पार्टी के अकाउंट्स में वो एंट्री उस टाइम पे डेट में डली है नहीं डली, ये भी चेक किया जाएगा। इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स कैश बुक। जब कंपनी में कहता हम इंटरनल चेक करते हैं, इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है कैश बुक में विद इन कंपनी में जो एंट्री है, विद इन कंपनी का मतलब क्या होता है अभी कंपनी जितने खर्चे किए प्लस मीन्स कंपनी को जहाँ जहाँ से पैसा आया वो सारी एंट्रियाँ उसमें चेक की जाएंगी। जो भी एंट्रियाँ चेक की जाएंगी वो इंडिपेंडेंट चेक की जाएंगी, किसी बंदे की हेल्प लेके नहीं चेक की जाएंगी। जो ऑडिटर आएगा उसका कलर खुद ही चेक करी जाएगा। प्रोसीजर इन रिगार्ड ऑफ वाउचिंग एज डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड में कौन कौन सी एंट्री आती है, मीन्स उसका प्रोसीजर क्या, आप क्या क्या चेक करेंगे। कैश बुक का डेबिट क्रेडिट साइड तो समझते हो ना, डेबिट का मतलब क्या होता है बोलिए। डेबिट का मतलब होता है जितना पैसा हमारे पास आता है, ठीक है, या जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। क्रेडिट का मतलब होता है जितनी पेमेंट्स आपने की है। डेबिट साइड में प्रोसीजर क्या, कौन कौन सी एंट्रियाँ चेक करेंगे। सबसे पहले होता है ओपनिंग बैलेंस, हमारी कंपनी में ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास कैश अवेलेबल था। सेकंड कैश सेल, कितनी आपने कैश की सेल की है, एक्चुअल में वो सेल हुई है या नहीं हुई है। कई बार ऐसे ही हम डाल के एंट्री डाली हुई है लेकिन किसी बंदे को सामान बेचा ही नहीं है, सामान कहीं और चला गया।
रिसिप्ट्स फ्रॉम डेप्टर्स, जिन बंदों को उधार पे सेल की गई थी उनसे पैसा आया या नहीं आया। कोई बंदों की एंट्री हमने ऐसे ही पास कर दी, वो बंदा है ही नहीं, चला गया है बंदा, पैसा मिला ही नहीं, हमने पास कर दी, पैसा आ गया। वो आया तो फिर पैसा कहाँ गया, वो पैसा वो चेक किया जाना है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड, कहीं किसी प्रकार की आपको डिविडेंड से पैसा मिला। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, एक तरह का ब्याज ही होता है, इंटरेस्ट भी ब्याज ही हो गया। अगर आपकी ऐसी कोई इनकम हुई है उनको चेक करना। लोन्स, अगर कहीं से आपके लोन हुए, लोन का मतलब क्या हो गया, लोन कहीं से आपने लोन लिया है तो वो पैसा आया तो कहाँ पर यूज हुआ उसको चेक करना। रेंट रिसीव्ड, कंपनी ने किसी प्रकार का कोई रेंट मिल रहा है, कोई कमरे के रेंट मिल रहे हैं, या मान लो कोई बिल्डिंग उन्होंने किराए पे दी हुई है उसका उनको किराया मिल रहा है तो वो भी चेक करना। कमीशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्ट कमीशन तो समझ सकते हैं, मान लो सेल के ऊपर कमीशन मिल रहा है, या किसी की कोई हम सर्विसेज करके आ रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कोई कमीशन मिल रहा है, या कोई किसी कंपनी के लिए हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कमीशन आपको मिल रहा है वो चेक करेंगे, उसकी एंट्री प्रॉपर पास हुई है या नहीं हुई। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कहीं पे वो पैसा लगाया हुआ था, या कोई फिक्स एसेट खरीदी हुई थी, उनको सेल कर दी, उस पर हमें सेल करने में कितना पैसा आया, आता मिला पैसा ज़्यादा, हमने एंट्री रिकॉर्ड कम की है, वो सारी चीज़ें चेक करनी। इंश्योरेंस क्लेम मनी, कंपनी को कहीं से कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, हर एक कंपनी करवा के रखती है इंश्योरेंस, उनसे जो उनको क्लेम मिलता है वो मनी मैच करेगी या नहीं मरेगी। उसके बाद शेयर कैपिटल, कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल है उसको भी हमेशा चेक किया जाएगा, एक्चुअल में वो पैसा उनके पास है या नहीं है, किताबों में कुछ हो रहा है या एक्चुअल में पैसा नहीं है, वो चीज़ भी चेक करना होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, दोबारा पॉइंट वही है, इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स एसेट एक ही चीज़ होगी। कंपनी ने जो फिक्स एसेट, चाहे वो मशीनरी है या कोई प्लांट है या किसी प्रकार के कोई ऐसे हमने इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं जो कंपनी में हमें चाहिए, अगर उनको यूज़ सेल कर रहे हैं तो कितना पैसा हमें वापस मिल रहा है। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट्स का मतलब होगा इसके अलावा जितने भी आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या कहीं से आपको पैसा आया हुआ है, वो ऑडिटर, सच ट्रांजेक्शन ऑडिटर उनको मैच करेगा, वो एक्चुअली मैच होती हैं या नहीं होती हैं। फिर आपके पास आ रही है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब होगा सारी पेमेंट्स टू राइट्स पर्सन एंड पार्टी। सबसे पहले इसमें देखा जाएगा किस बंदे के राइट्स थे, मीन्स कौन सी पार्टी इसके साथ जुड़ी हुई थी। फॉर द बिजनेस इटसेल्फ, जो भी पेमेंट्स की गई वो बिजनेस के लिए की गई या उसके अलावा तो नहीं की गई। हैव बीन सैंक्शंस बाय द पर्सन्स होल्डिंग सम अथॉरिटीज, उन लोगों ने चेक किया जिनको अथॉरिटीज थी, मीन्स उन्हीं लोगों ने पेमेंट्स की हैं या किसी और बंदे ने पेमेंट्स तो नहीं कर दी। हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पेमेंट्स की गई हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट की गई हैं या नहीं की गई, क्योंकि कई बार कंपनी अपना कैश कम बढ़ती कुछ भी किसी भी एंट्री से कर लेगी, लेकिन उनको चेक करना होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, जिन लोगों के पैसे देने थे एक्चुअल में पैसे उतने दिए गए। कई बार कोई पार्टी के हमें कमीशन भी दे देती है लेकिन हम वो कमीशन दिखाते नहीं हैं, उनका पूरी पेमेंट दिखा देते हैं। फिर आता है वेजिस, वेजिस का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को सैलरी देनी या फिर दिहाड़ी बेस पे जो बंदे काम कर रहे थे कंपनी के पास, एक्चुअली में सारी पेमेंट प्रॉपर तरीके से की गई है, उनका रजिस्टर बना हुआ है, रजिस्टर बना है तो उनका डे वाइज जो भी ओवर टाइम मिलता है वो सारे पॉइंट्स उन्होंने चेकआउट करने हैं। किसी बंदे की सैलरी कम तो नहीं दी है तो किसी को ज़्यादा तो नहीं दे दी है। कई बार कंपनी, मैंने पहले एग्जांपल दी थी, कई बार ज़्यादा एंट्री पास कर देती है, कम सैलरी देते हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक करना ये ऑडिट में हमारे पास चेक होंगे।